हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज नवदीप एंड आज के सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग मेंस 2024 में आए इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। हम सैंपल आंसर भी देखेंगे कैसे बनता है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स लिखने से आप एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना है कि इट इज इजी टू गेट मार्क्स इन मेंस बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स इन मेंस। तो चलिए तीनों क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का है। सो 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ narco terrorism has emerged as a serious threat across the country. So basically आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो हाउ नार्को टेररिज्म इज ए सीरियस थ्रेट। तो इसमें हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर स्टार्टिंग में ही नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन को डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 मार्क्स का है तो हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन डिस्कस कर देंगे। तो पहला पार्ट क्या है? एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। तो पहले हम नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद नार्को टेररिज्म की हम लोग थ्रेट्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। फिर हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए कुछ सूटेबल मेजर्स जिससे हम नार्को टेररिज्म को काउंटर कर सके। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस का हो या क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का हो, हमेशा वे फॉरवर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। काफी परसेंट मार्क्स आपके ऐसे क्वेश्चंस में वे फॉरवर्ड पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। मैंने कहा पहले हम नार्को टेररिज्म की एक डेफिनेशन लिख देंगे। सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। उसके बाद हम लिखेंगे थ्रेट कैसे, फिर हम अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन, नार्को टेररिज्म इज एन अलायंस बिटवीन drug producers and an insurgent group carrying out terrorist attacks. आपको एक चीज बता दूं कि पीरू के, साउथ अमेरिका में एक देश है पीरू, 1983 में वहां के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया था नार्को टेररिज्म। नहीं तो 1983 तक हम लोग नार्कोटिक्स और टेररिज्म दो अलग चीजें समझते थे। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो नार्को टेररिज्म यह होता है कि जब ड्रग्स का पैसा यूज किया जाए टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। ओके, जब इन दोनों के बीच में ऐसा अलायंस बने जहां पर ड्रग प्रोड्यूसर्स का पैसा और इंसर्जेंट ग्रुप्स के अटैक्स एक साथ कैरी हो, यानी जितना भी ड्रग सप्लाई हो रहा है दुश्मन देश में वो एक कंट्री करवा रही है, और जो पैसा वो इस ड्रग को बेचने से कमा रही है उससे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी फंड कर रही है। आप देश को दो तरीके से खोखला कर रहे हैं, एक ड्रग्स बेचकर, दूसरा आतंकवाद से। आपको अगर याद होगा पिछले 2 दशक से पंजाब में नार्को टेररिज्म ही फैल रहा है। पंजाब में पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से ड्रग पुशिंग किया जाता है, उस पैसे को यूज करके बाद में बाकी जगह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड किया जाता है। मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं आपको बताऊं कि यही पैसा एंटी इंडिया जो खालिस्तानी मूवमेंट्स चलती है उसमें भी यही पैसा फंडिंग करता है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज नार्को टेररिज्म, यही इंग्लिश में यहां पे लिखा है, as an alliance between drug producers and insurgent groups carrying out terrorist attacks। और ये रिलेशन किस बुनियाद पे? फंडिंग के ऊपर। बस वो पॉइंट लिख दीजिएगा। द टर्म इटसेल्फ वाज coined in 1983 by then president of Peru फर्नांडो बेलोंडे। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि 1983 के बाद ये टर्म बननी शुरू हुई।
ओके, तो यहां पर हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में नार्को टेररिज्म का जन्म हुआ, जहां पर अटैक्स करते थे, गैंग्स जो थी वो अटैक करती थी, लेकिन जो पैसा था वो ड्रग लॉर्ड्स उन्हें देते थे। ओके, सो दिस इज नार्को टेररिज्म। अब मैंने डेफिनेशन लिख दी। सर आपने कहा 10 मार्क्स का है, थोड़ी डेफिनेशन लिखना, मैंने कहा लिख दी। अब सेकंड पार्ट क्या था हमारा, यहां देखते हैं। पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी, जल्दी बताओ यहां पर सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, हैज इमर्ज्ड एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। अब थ्रेट्स लिखनी है, तो अब मैं आंसर में थ्रेट्स लिखूंगा कि कैसे नार्को टेररिज्म थ्रेट इशू करता है हमारी कंट्री में। लेकिन उससे पहले हम नार्को टेररिज्म में मॉडर्न एज में जहां जहां पर लोकेशंस हैं, जहां जहां पर नार्को टेररिज्म का यूज होता है, उसको हाईलाइट करते हैं सिर्फ एक लाइन में। तो हम लोग ये देखेंगे, इंडिया is responsible for around 21% of global manufacturing of internationally controlled psychotropic substances. India is the largest opiate market in South Asia, which is posing the threat to national security in India. तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा उठाना है, रेलेवेंस से हिंदू में छपा हुआ था उसे लिखना है। हमने ये लिखा कि इंडिया में 21% जो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल्ड होते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उनका यूसेज होता है। तो बहुत बड़ा मार्केट इंडिया भी है। अब हमने अगर ड्रग्स का यूज इंडिया में हो रहा है तो ये पैसा कहां यूज होगा, नार्को टेररिज्म में। ये ड्रग्स इंडिया में आते कहां से, इसके लिए आपको मैंने कहा ना, जैसे ही आपने इंडिया में पहले आपने नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन लिखी, फिर आपने साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो ड्रग्स होते हैं इनकी परसेंटेज लिखती, कितने परसेंट इंडिया में इनका मार्केट है। अब हम देखेंगे आता कहां से। लुक एट हियर, आता कहां से, देखिए इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। हम अगर वेस्ट वाले साइड से देखें तो हमारे पास ड्रग प्रोड्यूसिंग क्रिसेंट कंट्रीज हैं, 3 ऐसे देश जिन्हें क्रिसेंट कहते हैं, आधे चांद की तरह हैं, वहां से ड्रग्स आता है। कहां कहां से, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और हमारे ईस्ट वाले साइड देयर इज द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। तो हमारे वेस्ट वाले साइड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, यहां से ड्रग्स इंडिया में आता है। और हमारे ईस्ट वाले साइड देयर इज थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। तो अगर आप देखेंगे दोनों साइड से इंडिया में ड्रग्स आने का एक बड़ा संभावना है। ओके, एक बड़ी थ्रेट है, इंडिया बिल्कुल सेंटर में। सो इंडिया जब आप आगे लिखेंगे तो इंडिया को थ्रेट क्या है, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इंडिया की पोजीशन। क्वेश्चन ने आपसे बोला ना थ्रेट लिखिए, तो थ्रेट में आप मेंशन करेंगे कि इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स। फिर आप कंट्रीज लिख दीजिएगा, नार्को टेररिज्म इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि जितनी भी स्टेट्स ये गोल्डन ट्रायंगल के साथ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो सब स्टेट्स में स्मगलिंग, इंसर्जेंसी और ड्रग्स का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम वेस्ट फ्रंट पे देखते हैं तो वेस्ट फ्रंट में अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान और फिर इंडिया के जो बॉर्डर लगते हैं, उसमें पंजाब एक जगह आपको मिलेगी जहां पर ड्रग का यूज, सब्सटेंस यूज ज्यादा है। लेकिन अगर हम ईस्ट वाले साइड देखेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी स्टेट्स हैं जो गोल्डन ट्रायंगल के साथ लगती हैं, वहां पर नार्को टेररिज्म ज्यादा था। क्यों? क्योंकि यही ड्रग्स का पैसा वहां पर इंसर्जेंसी में तकरीबन आज तक यूज किया जा रहा है। तो ये आप मेंशन करेंगे। ओके, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है म्यांमार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। म्यांमार में गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, इसलिए वहां पे कंक्रीट एक्शन हो ही नहीं पाती इसके खिलाफ। फिर आप मेंशन देंगे कि नार्को टेररिज्म का राइज पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। वी हैव सीन पाकिस्तान यूजिंग नार्को टेररिज्म टू फंड इंसर्जेंसीज इन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। आप एक और चीज याद रखेंगे, यहां पर एक पॉइंट, एक होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप लिखेंगे और नार्को टेररिज्म की 15% ऑफ द मनी, जो पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ड्रग्स से कमाती थी, वो उसका 15% टोटल पैसे का जो पैसा था, 15% ऑफ द टोटल मनी जो वो अर्न करते थे ड्रग्स से,
by selling it in J&K and Punjab and to even other parts of India and world, वो पैसा उसका 15% was used in the terrorist activities. ये चीज़ याद रखिएगा. तो जितने भी टेररिस्ट वहाँ पे कैंप चल रहे हैं, these all are funded by these narcotics business. ओके, इससे आप मेंशन कर देंगे आप. इसी में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से पाकिस्तान के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से ड्रग्स इंडिया में आते हैं. पुंछ और चकांदाबाग, उड़ी इस्लामाबाद, ओके, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. ये 3 ऐसी जगह हैं. उड़ी इस्लामाबाद इज इन बारामूला J&K, पुंछ एंड चकांदाबाग. पुंछ इज इन J&K एंड चकांदाबाग इज डेट साइड पाकिस्तान पीओके वाले साइड. उसके बाद अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. ये वो जगह हैं पंजाब को जो अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो पोरस से काफ़ी जगह से रिसेंटली हमने देखा कि ड्रोन्स भी वहाँ पर यूज़ किए जाते थे टू स्मगल द ड्रग्स. तो ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे कि 15% वाला ड्रग्स का कितना पैसा यूज़ होता है वो सब आप मेंशन करेंगे. फिर इसी के साथ मैंने आपसे कहा जो आपका वे फॉरवर्ड है, आपने थ्रेट लिख दिया कि थ्रेट से कैसे इंसर्जेंसी को फंड होता है, ड्रग्स का सब्सटेंस यूज बढ़ रहा है, बॉर्डर पोरस है. वी हैव रिटन इट ऑल. अब हमने लिखना है मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म वे फॉरवर्ड में, कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले चुकी है जिससे हम लोग नार्को टेररिज्म पे लगाम लगा सके. और आपके हिसाब से अगर आपको कोई लगता है स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए वो भी मेंशन कीजिए. तो पहला स्टेप है मानस मदक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, इसे कहते हैं मानस. ओके, मानस 2024 जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च करती है. ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिससे कोई भी सिटीजन कनेक्ट कर सकता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है कि ड्रग्स कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ पर इनका सेवन हो रहा है. सो बेसिकली दिस मानस इज ए टोल फ्री नंबर जहां आप सीधे एनसीबी को कांटेक्ट कर सकते हैं. अनदर वन इज नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS एक्ट 1985. हमारे ड्रग ट्रैफिकिंग में लड़ाई में जो सबसे बड़ा एक्ट है दैट इज NDPS. NDPS में बहुत ही खतरनाक पेनल्टीज हैं जो भी ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उसमें. इवन पुलिस को ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप रेड्स कैरी करें, सीज करें एंड अरेस्ट करें. हमने ये देखा कि जहां पर एनसीबी ड्रग्स के खिलाफ वॉर लड़ती थी, BSF बॉर्डर पे वॉर लड़ती थी, दोनों में तालमेल की कमी थी क्योंकि ड्रग तो सारा बॉर्डर से ही आ रहा है. ऐसे ही स्टेट की पुलिस और एनसीबी में भी तालमेल नहीं था, कोऑपरेशन नहीं थी. तो ड्रग की फाइट में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे इंटर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोऑर्डिनेशन. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने BSF, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब को जोड़ा हुआ है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ, जहां पर इन लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है. ये लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट रिलेटेड टू द ड्रग एक्टिविटीज. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मेंशन करना है क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने लिखा कि ड्रग्स आते कहां से. अब आपने मेंशन करना है कि अब कोऑर्डिनेशन की भी नीड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेवलप की. अब आपका आंसर आता है कंक्लूजन का. कंक्लूजन शुड बी ए पॉजिटिव वन. हमेशा जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं कोशिश किया करें कि थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ आंसर को क्लोज करें. नार्को टेररिज्म इज वन ऑफ द बर्निंग इश्यूज फेस्ड बाय द कंट्री व्हिच फर्दर इम्बैलेंसेस इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोफाइल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ द कंट्री. इसमें आपने बताया कि इंडिया का सबसे पॉजिटिव जो चीज़ है इंडिया की वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड. जो इंडिया के पास सबसे पॉजिटिव चीज़ है दैट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड. एंड जब आप एक पूरी की पूरी जनरेशन को ड्रग्स की ओर लगा रहे हैं दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकम्स ए बर्डन. वी हैव सीन दिस इन पंजाब. आपने कंक्लूजन में ये पॉइंट लिखना है, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी की ओर जाना है. इंडिया हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म बट द बैटल अहेड इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट.
ओके, सो आपको ये चीज लिखनी है कि हाँ, गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स बट इट इज अ लॉन्ग वॉर। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वी हैव सीन दैट इंडिया नीड्स टू टेक मोर ऑफ ए रिस्क मिटिगेशन अप्रोच इन टैकलिंग द वॉर अगेंस्ट द ड्रग्स। ऐसे पॉइंट के साथ आपने सजेशन भी कर दिया, यू एंडेड ऑन ए पॉजिटिव नोट। आपने ये कहा गवर्नमेंट इज डूइंग बट इट नीड्स टू डू मोर। आपने ये भी बता दिया हाउ इट इज अफेक्टिंग द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर जो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड जो आंसर हमने लिखा डेफिनेशन से लेके थ्रेट्स तक, थ्रेट से लेके वी रोट अबाउट द वे फॉरवर्ड, द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, स्टेप्स क्या क्या गवर्नमेंट ने लिए, देन वी वेंट फॉर द कंक्लूजन। ओके, आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट है प्लीज शेयर कर दे मेरे साथ, अगर आपको भी लग रहा है कोई पॉइंट यहां पर मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। क्वेश्चन बड़ा है काफी, 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का है क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना है। यानी इसमें खाली डेफिनेशन से काम नहीं होगा, इसमें डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। जैसे हमने नार्को टेररिज्म की खाली डेफिनेशन लिखी थी 10 मार्क्स वाले में, 15 मार्क्स वाले में थोड़ा डेफिनेशन को भी एक्सपेंड करना होता है। चलिए बता देता हूं कैसे। क्वेश्चन देखते हैं किस विषय में। इंडिया हैज अ लॉन्ग and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Program and Border Infrastructure and Management Scheme. Okay, अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली 5 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 5 पार्ट्स है। अक्सर पहले में जो क्वेश्चन देखता होता था, आइदर बॉर्डर इश्यूज विद पाकिस्तान पूछे जाते थे या बॉर्डर इश्यूज विद चाइना पूछे जाते थे। पर इस एक ही क्वेश्चन में यहां फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान का जिक्र हुआ है। लेकिन ये आपसे पूछ नहीं रहा है कि व्हाट आर द इश्यूज। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपसे पूछ नहीं रहा कि इश्यूज क्या है, ये आपको बता रहा है कि इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान, फ्रॉड विद कंटेशियस इश्यूज। उसके बाद आपको कह रहा है एग्जामिनिंग द कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर। ये मानता है, वहां से एग्जामिनर मान रहा है कि हमारे इश्यूज हैं बॉर्डर पे चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। आपको क्या बोल रहा है? कह रहा है एग्जामिन करो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को और सिक्योरिटी चैलेंजेस को। यानी एग्जामिनर मान के बैठा है कि इश्यूज है, वो आपको बोल नहीं रहा कि आप लिखो, वो बस आपको इतना बोल रहा है कि आप एग्जामिन करो, जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनको सामने लाओ, इस पेपर में मेरे को लिख के बताओ क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज है। तो पहला पार्ट ये। सेकेंड पॉइंट में वो कह रहा है ऑल्सो गिव आउट द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन इन द एरियाज अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आपको कह रहा है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इशू, क्या क्या डेवलपमेंट के स्टेप्स लिए हैं उसे लिखो। सेकेंड, पहले में क्या हमने लिखना है, जो हमारे बॉर्डर पे इश्यूज है उन्हें हमने एग्जामिन करके लिखना है। फिर हमने गवर्नमेंट का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में लिखना है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट जो स्कीम थी बिम्स, इसके बारे में भी लिखना है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो पहले पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, दोनों इश्यूज को लिखना है, फिर एग्जामिन करके लिखना है। हो गया 2 पार्ट। दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने कहा आपसे कि दिस क्वेश्चन इज फॉर 15 मार्क्स। तो जो डेफिनेशन है, जो इश्यूज है, थोड़ा हम लोग इलॉबरेट करके लिखेंगे। लुक एट दिस। सो मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनर मान रहा है कि देयर आर इश्यूज,
आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस एग्जामिन करना है। India confronts formidable dual challenges on its border with China and Pakistan. We have also seen कि इन्हीं चैलेंजेस के करके इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, उस नेशनल सिक्योरिटी का डिजाइन भी वैसे किया जाता है when we keep in mind the China and Pakistan threat. ये चीज याद रखना, यानी हम जो वेपन्स ले रहे हैं, जो सोल्जर्स को जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो सब पाकिस्तान और चाइना को माइंड में रख के हो रही है। द सिनो-इंडियन फ्रंटियर, particularly in Ladakh, is a flashpoint of territorial disputes and military standoffs. हमने ये हाईलाइट कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा एग्जामिन करो। एग्जामिनर तो मानता है इशू है, एग्जामिनर कह रहा है आप एग्जामिन करो कि क्या क्या इश्यूज हैं। तो हमने मान लिया हमारे चाइना के साथ जो इश्यूज हैं मेनली लद्दाख में, अरुणाचल में है और मिलिट्री स्टैंड ऑफ से हमारे। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, हमारा इशू चाइना के साथ का है। वही अगली लाइन में हम लिखेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर रिमेन्स ए साइट ऑफ परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन बाय इश्यूज सराउंडिंग कश्मीर एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर इशू पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड स्टैंड ऑफ, मिलिट्री स्टैंड ऑफ लिख दिया हमने एग्जामिन करके। अब इसमें अगर हमें एक क्वेश्चन लिख दें जो किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई है, तो बेटा आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जामिनर ने देने हैं ना, जो काट के रखे हुए हैं, जैसे 15 में से तो एवरेज वो 8 देगा। अगर आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लेना है तो हमें एक कोटेशन तो लिखनी पड़ेगी। अब बोलेंगे सर एक ही तो मार्क्स से इतना क्या फायदा है? बेटा यही एक मार्क्स जुड़ के आपको या तो इंटरव्यू की लिस्ट से बाहर करेगा या तो अंदर ले जाएगा। इतना पावर होता है इस 1 मार्क्स में। तो चलिए हम जनरल वीके सिंह की कुछ पंक्तियां लिखते हैं। जनरल वीके सिंह ने कोट किया था कि पाकिस्तान एंड चाइना आर टू इरिटेंट्स ऑन इंडियन बॉर्डर्स। उन्हें कहा था आर टू इरिटेंट्स, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था फॉर बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। ले गया 1 नंबर। मैंने एग्जामिन भी कर लिया, एग्जामिनर ने माना हुआ था इश्यूज है, मैंने कहा भाई इश्यूज है, मैंने बस आगे रख दिया क्या क्या इश्यूज है, 2 इशू बता दिए। उसके बाद मैं सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट को थोड़ा सा समझाऊंगा। मैं शुरू करूंगा गलवान क्लैशेस से, जहां पर इंडिया एंड चाइना की आर्मीज स्टैंड ऑफ हुआ। वी हैव सीन इट, एंड ये स्टैंड ऑफ काफी सारे टाइम पे हुआ। स्टैंड ऑफ का मेन रीजन था इंडिया रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बढ़ा रहा था, विच वाज ऑब्जेक्टेड बाय द चाइना। तो हमने जो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है बॉर्डर की मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसको कनेक्ट कर दिया। फिर हमने लिखा कि इंडिया 3488 किलोमीटर की डिमार्केशन शेयर करता है चाइना के साथ। मैंने अक्साई चीन को डिस्कस करूंगा, जो हमारे इश्यूज चलते जा रहे हैं। अक्साई चीन डिस्प्यूटेड है, भले ही चाइना के पास है, जैसे पीओके पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, ऐसे अक्साई चीन इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना। ये पहला डिस्प्यूट है। दूसरा डिस्प्यूट ये है कि जो BRI है, इनिशिएटिव है चाइना का, जिसे हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। चाइना जो पुराना सिल्क रूट वाला ख्वाब देख रहा है BRI के थ्रू, उसी BRI का जो एक हिस्सा है वो पास होता है अक्साई चीन से, लेकिन इंडिया तो कह रहा है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सेकंड वन इज सिक्किम। चाइना अभी भी सिक्किम को इंडिया का हिस्सा, अरुणाचल को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता, ये भी याद रखिएगा। ओके, तो ये भी चीजें मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चाइना के साथ 2 ही इश्यूज हैं, बॉर्डर इशू एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। ये लिख दिया हमने, माय चाइना पार्ट इज डन। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। मैं ये थोड़ा सा बताऊंगा। ये देखिए अक्साई चीन मैंने लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश मैंने लिख दिया। ओके, मैंने गलवान वैली स्टैंड ऑफ भी लिख दिया, मिलिट्री स्टैंड ऑफ लिख दिया, डिस्प्यूट भी लिख दिया। आगे बढ़ूंगा अब मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट लिखूंगा उसके अगले पैराग्राफ में, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रबल बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान।
fought with contentious issues, examine the conflicting issues and security challenges। तो मैं दोनों का अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के साथ इश्यूज अलग है। तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने लिखा इश्यूज क्या है, फिर चाइना के साथ इश्यूज को हाईलाइट किया, अब मैं पाकिस्तान वाले इश्यूज पे जा रहा हूं। दोनों के दोनों डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन, एक ही पहले हिस्सा था, 47 में आजाद हुए दोनों, दो कंट्रीज बनी इंडिया को तोड़ के। सबसे बड़ा इशू कश्मीर, दूसरा बड़ा इशू सियाचिन विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड, तीसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहां पे ये चीज मेंशन कर दूं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ये कह चुके हैं कि जब तक चाइना पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। एंड सेकंड वन, थर्ड वन इज सर क्रीक, गो टू द वेस्ट, मैप पे देखें सर क्रीक, वो भी एक डिस्प्यूटेड पानी की स्ट्रिप पे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रन ऑफ कच्छ रीजन। ओके, सिक्योरिटी चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ गोल्डन क्रेसेंट, वहां से ड्रग्स आते हैं इंडिया में। वी हैव आल्सो सीन पाकिस्तान ड्रग्स के साथ साथ काउंटरफीट करेंसी भी इंडिया में भेजता है, नकली नोट। वी हैव आल्सो सीन कि इंडिया के जो सेपरेटिस्ट पावर्स हैं उन्हें ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान करता है, उन्हें पैसा और हथियार भी पाकिस्तान ही भेजता है। सो ये कुछ इश्यूज हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। अब दोनों के लिए दोनों के इश्यूज हमने लिख दिए, पहले हमने इश्यूज बताए क्या क्या है, फिर हमने एग्जामिन किए। अब हम जा रहे हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर। दो प्रोग्राम भी तो हमसे पूछे हुए हैं, क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। वी हैव बीन आस्क्ड टू डिस्क्राइब टू प्रोग्राम्स आल्सो, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, particularly flashpoint for territorial dispute and military standoffs, the Indian-Pakistan issues are driven. Okay, sorry, this is introduction. Question कहाँ गया? ये हमारा question. Also give the development of being undertaken in this area under border area development program and border infrastructure management system. तो ये भी मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का था। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग मीटिंग करके एक स्पेशल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उन लोगों की जो रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास, यानी वो एरियाज जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, जहां पर नॉर्मल मेथड से डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, जिसके करके बॉर्डर पे रहने वाले लोग डेवलपमेंट से अक्सर दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए वी हैव बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉर्डर के अराउंड। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 कोर एरियाज को हम लोग एड्रेस करें, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 6 कोर इश्यूज हैं जो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग बॉर्डर एरियाज को दे रहे हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, health infrastructure, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. Okay, इसी के बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे पुल्स एंड टनल्स आपने लद्दाख साइड में देखेंगे, नए नए टनल बन रहे हैं। Incorporating border guarding force and participate in decision making at all levels। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसमें जो बॉर्डर पे हमारे जो गार्ड्स हैं उनकी राय भी ली जाती है, बिकॉज दे नो हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स बेटर देन अस। कांस्टेंट मॉनिटरिंग थ्रू सोशल ऑडिट मैकेनिज्म, ये सारे प्रोजेक्ट्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी थ्रू सोशल ऑडिट्स। दिस इज द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद हम जाते हैं लास्ट प्रोग्राम, क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिस्टम स्कीम, सॉरी, जिसे हम कहते हैं बिम्स। इट एम्स एट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर फेंस, बॉर्डर फ्लड राइट्स, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, बॉर्डर रोड्स, आउटपुट्स, कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस टू सिक्योर बॉर्डर एरियाज। BADS जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम था, BADP, वहां पर हम लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। जो बिम से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, इसमें हम लोग बॉर्डर को सिक्योर करने के इंतजाम ले रहे हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे बॉर्डर फेंस की, फ्लड लाइट्स लगाएंगे, वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे लाइक लेजर वायर्स एंड अदर थिंग्स, ताकि बॉर्डर हमारा सिक्योर है।
ओके, पर्टिकुलरली लाइक विंटर का टाइम, विंटर के टाइम पे आपको पता ही है सब कुछ जम जाता है, स्पेशली इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। तो हमने गवर्नमेंट को क्या दिया हुआ है, विंटर डीजल। ओके, उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हम लोग, फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं, कैमरा, मोशन सेंसर्स, ये सब लगा रहे हैं। तो BADS और BIMS का डिफरेंस लिख देना कि BADS वहाँ के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, BIMS लोगों के लिए जो बॉर्डर है उसको सिक्योर कर रहा है। ओके, सो ये लिख दिया हमने। उसके बाद टाइम आ गया वे फॉरवर्ड का, जो मैंने पहले ही आपसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में होती है, वो होती है वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में आ गया पीरियोडिक ऑफिशियल इंस्पेक्शन एंड रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हमें पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करना चाहिए बॉर्डर एरियाज को, हमें कुछ स्पेशलिस्ट को लगाना चाहिए जो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। आप लोग सर इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि अभी आपने पहला वाला जो क्वेश्चन देखा वो इसके साथ यहाँ पर लिंक करता है, बिकॉज ऑफ नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म एक और तरीके से कंट्रोल हो सकती है अगर हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर दें। काफी जगह हमारे बॉर्डर्स जो है वो पोरस है, इन्फॉर्मिंग, एनेबलिंग, एम्पावरिंग लोकल विलेजर्स टू इमर्ज एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। बॉर्डर पे अगर हम लोकल विलेज लेवल लोगों को ये समझा दें कि कैसे योर बॉर्डर सेफ्टी इज मस्ट नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन्स, तो वो लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बन सकते हैं कोई भी बॉर्डर पे जो एक्शन होगी। सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, engaging neighbors in bilateral forums to resolve border disputes, especially with Pakistan and China. This is how जो आंसर आप लिखेंगे it would be complete. Okay, इसके बाद थोड़ा डिप्लोमेसी के बारे में लिख दीजिएगा कि कैसे डिप्लोमेसी एक बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है in balancing the relationship between all India and all the neighboring countries. इसमें आप लोग श्रीलंका का भी जिक्र कर दें कि हाउ इंडिया सो अप टू ए मार्क सिक्योर कर दिया हमने ए बैलेंस इन रिलेशनशिप विद श्रीलंका, एंड भूटान भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। ओके, तीसरे क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल मीडिया, यूपीएससी ने इस बार बहुत बार यार बहुत अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। पहले फेयर ऑफ मिसिंग आउट आपके एस्से में पूछा, और अब यहां देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में भी सोशल मीडिया के ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजेस सर्विसेज पोज ए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज। What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also, suggest any other remedies to address the problem. 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज। अच्छा, सोशल मीडिया मतलब हमारा फेसबुक, ट्विटर, ओके, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, स्नैपचैट वगैरह भी लिख दीजिए इसमें, मैंने नया का अकाउंट बनाया हुआ है। ओके, स्नैपचैट एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज, जैसे सिग्नल हो गया, एक ऐप आती थी सिग्नल, उसके जो मैसेज होते थे वो इनक्रिप्टेड है। सिग्नल के साथ ऑल्सो व्हाट्सएप के भी जो मैसेजेस हैं वो आपने पढ़ा भी होगा कि वो इनक्रिप्टेड है। पोज ए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज, यस, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना, ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो सोशल मीडिया which can be used for fake news, for the spread of fake news, fake messages, उकसाने वाले भड़काऊ भाषण भी सोशल मीडिया पे आप दे के एक अशांति ला सकते हैं समाज में। वहीं इनक्रिप्टेड मैसेजिंग साइट्स या एप्स जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, यहाँ पे जो आप मैसेजेस भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी उन्हें थर्ड पार्टी पढ़ नहीं सकती, वो एंड टू एंड होते हैं। भेजने वाला और वहाँ खोल के पढ़ने वाला दो ही लोगों को पता है। तो कह रहा है कि सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड साइट्स ये सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज है। ये कह रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है। ये वहीं से एग्जामिनर आपको बता रहा है कि भाई साहब ये जो सोशल मीडिया है ना,
और जो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग साइट्स है ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है। फिर आपको आगे क्या बोल रहा है, what measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media। आपसे पूछा गया है कि आप बताएं वेरियस स्टेप्स जो लिए गए हैं आज तक इन सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस को एड्रेस करने के लिए। आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, ये जो सोशल मीडिया के करके और जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग साइट्स के करके, ऐप्स के करके जो सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसी के बाद आपको कह रहा है ऑल्सो सजेस्ट एनी अदर रेमेडीज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। आपको कह रहा है कि आप भी बताएं कुछ ऐसे सजेशंस दीजिए जिससे ये इशू रिजॉल्व। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा डेफिनेशन जरूरी होगी। सोशल मीडिया कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड बट ऑल्सो ब्रिंग्स मेजर सिक्योरिटी रिस्क। मैंने आपसे कह दिया सिक्योरिटी रिस्क में आप क्या क्या लिखेंगे, साइबर अटैक्स, डेटा लीक्स, प्रिवेसी इश्यूज, क्योंकि इतना सारा डेटा अवेलेबल है इन द ओपन। प्रिवेसी ऑन इंटरनेट इज ए मिथ, वही आपने लिखना है। वो मान एग्जामिनर ने माना हुआ है ना कि सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आपने उसको बता दिया भाई आप सही कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है। एडिशनली इट कैन बी क्विकली स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, कैन बी यूज्ड फॉर फेक न्यूज एंड स्कैम्स। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम जाते हैं सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टेड साइट्स की ओर। इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज आर प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन द यूजर्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी। मैंने कहा कोई तीसरा बंदा पढ़ नहीं सकता। This technology aims to prevent unauthorized access, ensuring conversation remains confidential even if interpreted. However, it poses a severe security challenges. जैसे पहले फोन पे दो बंदे बात कर रहे, तीसरा बंदा सुन रहा है, फोन टैपिंग। तो फोन टैपिंग जैसी चीज मैसेजिंग टैपिंग ना हो जाए, इसलिए द मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। लेकिन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस आल्सो। आप इमेजिन करिए कि आतंकवादी बात कर रहे हैं and we cannot track it because they are using encrypted messaging site. Okay, so just this is about this. ये दोनों इश्यूज हमने लिख दिए स्टार्टिंग में। फिर हम सोशल मीडिया से लिखेंगे, उन्हें कहा ना एक्सप्लेन करिए क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है। डेटा प्रिवेसी एंड अनऑथराइज एक्सेस। डेटा प्रिवेसी, डेटा है तो हमेशा हाई चांसेस है कि ब्रीच होगा, मिसयूज होगा। अगर गवर्नमेंट का भी ऐसी डेटा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो हैक भी हो सकती है, जिससे सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है, एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है। इसी सोशल मीडिया से फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो सकती है। ओके, तो यही सिक्योरिटी चैलेंजेस है जो आपने लिखने हैं। ये खाली पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है फेक न्यूज। एक बात याद रखिएगा कि कोई पार्टी किसी के बारे में फेक न्यूज फैला रही है, खाली पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। दिस इज ए सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। वी हैव सीन द केसेस इन मणिपुर जहां पर इंटरनेट को सस्पेंड किया गया बिकॉज इट वाज ऑब्जर्व्ड कि यही इंटरनेट मिस इन्फॉर्मेशन का काम भी कर रहा था। सो ये आपने लिख दिया, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे जो ये इनक्रिप्टेड मैसेजिंग साइट्स होती है, इनसे क्या क्या हो रहा है। इसे हम लिखेंगे बैलेंसिंग प्राइवेसी विद इन्फोर्समेंट इज नीड, वेरिफिकेशन ऑफ यूजर आईडीज, आइडेंटिटी। मुश्किल है, एक तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो दो बंदे मैसेज भेज रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं मैसेजिंग साइट में विच इज अगेंस्ट द लॉ एंड इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। उसके बाद हमने लिखा वेरिफिकेशन ऑफ यूजर आइडेंटिटी बहुत मुश्किल है बिकॉज इट इज इनक्रिप्टेड। तो हमने थ्रेट्स डिस्कस कर लिए। फिर हम लोग अब स्टेप्स की ओर जाएंगे, जो जो मेजर्स लिए गए हैं हैकिंग से हमारा डेटा ब्रीच ना हो, इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉज आए हुए हैं। ओके, उसके बाद वी हैव सीन कि ग्लोबल एफर्ट्स किए गए हैं लाइक इंटरपोल, यूरोपोल, सीबीआई, इन सब के साथ कनेक्शन में, ताकि साइबर क्राइम्स रोके जाएं, स्पेशली नार्कोटिक्स एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, हमने ये देखा है कि फेसबुक और ट्विटर ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग जाइंट्स के साथ लिंक किए हुए। अगर कोई फोटो है जिसकी डेटा या जिसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो झूठी है, तो आपने देखोगा अक्सर ट्विटर पे नीचे लिखा जाता है दिस द फैक्ट चेकिंग हैज़ फाउंड इट टू बी
अनट्रू या फॉल्स लिखा होता है वहां पे। ओके, सो दिस इज द फैक्ट चेकिंग। फिर यूनेस्को ने लॉन्च किया हुआ है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम, ताकि लोगों को यह समझाया जा सके कि सोशल मीडिया पे झूठी अफवाह खबरें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया 2023 में, जो आपके राइट को, जो आपका राइट है कि आपका डेटा कोई और यूज ना करे, उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी के बाद वी हैव आल्सो सीन गूगल एंड ट्विटर टाइम टू टाइम हर एक कंट्री की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकालते रहते हैं। उसी के बाद वी हैव आल्सो सीन आईटी रूल्स में फेरबदल हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया। हमने ये भी देखा कि आईटी रूल्स में ये कहा गया कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है इट कैन बी रिमूव्ड। तो ये गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मैसेजेस। डेवलपमेंट ऑफ इथिकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, enlarging the scope of digital literacy, ये सब आप लिखेंगे। ethical hacking programs, okay, ethical hacking means जो लीगल हो। उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि सोशल मीडिया ने जहां पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया है, द वर्ल्ड इज ऑन द फिंगर टिप्स, वहीं इसके बहुत सारे थ्रेट्स भी है। आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी है जिससे डेटा प्रोटेक्ट भी हो, हम लोग एक्सपैंड भी करें अपनी डिजिटल लिटरेसी, और सबका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट भी हो। ऐसे आप एक बैलेंस कंक्लूजन लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन। I wish to bring more videos for you guys. Have a great day ahead of you guys. Let's crack it. Thank you very much.